हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सब गणित सीखेगा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज क्लास 10th के ज्योग्राफी के पूरे A to Z MCQ को एक ही मास्टर वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। पहला लिखा हुआ है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो आपको पता होगा कि कोयला क्या है। कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला क्या है? कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। आइए अगला सवाल समझते हैं। अगला लिखा हुआ है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो आपको पता होगा सौर ऊर्जा जो है, सवाल है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा जो है क्या है। सौर ऊर्जा जो है वो क्या है? पुनः पूर्ति योग संसाधन है। सौर ऊर्जा क्या है? पुनः पूर्ति योग संसाधन है। अगला सवाल देखते हैं, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। सवाल क्या है? तट रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र सीमा है वो क्या कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो आप जानते हैं कि तट रेखा से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, तट रेखा से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वही क्या कहलाता है? दरअसल यहाँ लिखा गलती है, 200 नॉटिकल मील होता है। तट रेखा से 200 नॉटिकल मील जो है उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, लेकिन यहाँ पर जो है वो 200 किलोमीटर दे दिया है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 बोला है ब्रेटलैंड। सवाल नंबर 4 क्या बोला है? सवाल नंबर 4 बोल रहा है कि ब्रेटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का जो प्रतिवेदन है वो किस पर केंद्रित था। ब्रेटलैंड, जिसको लिखा है ब्रटलैंड, वो तो ब्रेटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन किस पर केंद्रित था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको क्या? सतत विकास की संकल्पना। इसका सही आंसर हो जाएगा सतत विकास की संकल्पना। क्या होगा सही आंसर? सतत विकास की संकल्पना हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सतत विकास की संकल्पना। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का जो प्रतिवेदन है वो किस पर केंद्रित था। तो वो था आपको सतत विकास की संकल्पना पर केंद्रित। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 बोल रहा है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर। कहता है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। राष्ट्रीय संपदा मतलब हुआ जिस पर सरकार का पूरा पूरा अधिकार हो। जैसे सरकार को अपने ज़मीन पे अधिकार होता है वैसा ही अधिकार उसको उस क्षेत्र पर भी हो। वो है आपको 19.2 नॉटिकल मील। कितना हो जाएगा? 19.2 नॉटिकल मील है। तो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के अंतर्गत हो जाएगा आपको 19.2 नॉटिकल मील, या फिर क्या हो जाएगा, या फिर आपको अगर बोलना हो कि किलोमीटर तो हो गया 19.2, नॉटिकल मील कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपको 12 नॉटिकल मील। क्या हो जाएगा? 12 नॉटिकल मील हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। अब जानते हैं ज्वारीय ऊर्जा के बारे में बोल रहा है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है पहली बात तो क्या है? नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा क्या हो जाएगा? ज्वारीय ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। ज्वारीय ऊर्जा क्या हो जाएगा? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। ज्वारीय ऊर्जा क्या हो जाएंगे? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। आप जानते हैं प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। तो हम जानते हैं जो कोयला है ना, कोयला जो है उसका प्राकृतिक भंडार सीमित है, क्योंकि ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, और जितने भी अनवीकरणीय संसाधन होते हैं उसका भंडार सीमित होता है। अगला सवाल नंबर 8 है, संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है। संसार का सबसे कीमती संसाधन जो है वो खनिज है। संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है? तो आपको पता है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है? खनिज है, क्योंकि खनिज जो है उसी से बाकी सारे उद्योग चलते हैं। तो संसार का सबसे कीमती संसाधन हो जाएगा खनिज। आइए अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है, 1997 ईस्वी में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कौन से जगह पर सम्मेलन किया गया था। तो आपको पता होगा कि
1997 में जो ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, तो कई बार ऐसे भी सवाल पूछता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था 1997 ईस्वी में क्योटो में हुआ था। क्योटो कहाँ है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल आप याद रखिए कि 1997 में पृथ्वी को बचाने के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग की जगह लिया था वो क्योटो में एक सम्मेलन किया गया था। आइए अगला देखते हैं। आइए अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज है आपका, अगला पेज है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा आपको। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? हम सवाल पढ़ देते हैं। सवाल है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों की प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 178। यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला है संसाधन नियोजन। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? तो आप जानते हैं कि संसाधन नियोजन के 4 स्तर होते हैं। संसाधन नियोजन के 4 स्तर होते हैं। क्या हो जाएगा? संसाधन नियोजन के कितने हो जाएंगे? संसाधन नियोजन के 4 स्तर होते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कुल कितने भागों में बांटा गया है? या स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कुल कितने प्रकार होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कुल 4 प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कुल 4 प्रकार होते हैं। अगला है सवाल पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में जो किया गया था मतलब सम्मेलन, वो कब हुआ था? तो वो हुआ था आपको 1972 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण हेतु जो स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन किया गया था वो कब किया गया था? तो वो किया गया था आपको 1972 ईस्वी में। कब किया गया था? 1972 में किया गया था। अगला सवाल है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो आपको पता होगा डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। क्या है? संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। अगला सवाल है क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधन के संरक्षण की वकालत की थी? 15 नंबर सवाल है क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के संरक्षण की वकालत की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा 1968। अगला सवाल दिया हुआ है स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? आपको पता होगा सुमशेर लिखा हुआ है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? सुमशेर है। अगला सवाल है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई है। क्या है? अत्यधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? आपको पता होगा सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में। अगला है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ देखने को मिलता है? तो मरुस्थलीय जो मृदा है उसका विस्तार जो है वो राजस्थान में देखने को मिलता है। अगला है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो इंड्रीन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला कौन है? इंड्रीन है। अगला है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा को हम बोलते हैं रेगुर मृदा। काली मृदा को क्या बोलते हैं? रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इनमें काली मृदा का क्षेत्र कौन सा है? तो आप जानते हैं काली मृदा का जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर कहाँ है? महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र और गुजरात में। आगे लिखा हुआ है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जरूरी है? तो काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जरूरी है? काली मिट्टी जरूरी है। अगला है खादर मिट्टी किससे कहा जाता है? आप जानते हैं खादर और बांगर जो खादर है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं। पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। अगला सवाल है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी घाटी है
प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी घाटी है उसमें कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। आगे है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में क्या योगदान है? भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में क्या योगदान है? तो 22% है। कितना है? 22% है। भारत में पर्वतीय भूमि का परसेंट क्या है? भारत में पर्वतीय भूमि का परसेंट क्या है? 10% है। क्या है? 10% है। किस मृदा में लौह ऑक्साइड मिला हुआ होता है? किस मृदा में लौह ऑक्साइड मिला होता है? तो 12 का हो जाएगा आपको क्या? देख लीजिए, लेटेराइट हो जाएगा। किस मृदा में लौह ऑक्साइड मिला हुआ होता है? तो लेटेराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेटेराइट। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? आपको पता होगा, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? कुल जल का कितना परसेंट भाग महासागरों में है? तो 96% हो जाएगा। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। देश के बांधों को मंदिर किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। प्राणियों के शरीर में कितने परसेंट पर जल होता है? तो 65% पर होता है। प्राणियों के शरीर में कितने परसेंट पर जल होता है? तो वो हो जाएगा आपको 65%। अगला सवाल दिया हुआ है, बिहार में अति जल दोहन के कारण किस तत्व का मात्रा बढ़ गया है? तो आर्सेनिक की मात्रा जो है बढ़ गई है। बिहार में अति जल दोहन के कारण आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार की प्रमुख नदी घाटी जो परियोजना है वो हो जाएगा आपको कौन? बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना हो जाएगा आपको सोन नदी घाटी परियोजना। कौन हो जाएगा? सोन नदी घाटी परियोजना। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया था? भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब शुरू किया था? 1991 ईस्वी में। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जो पेयजल है, सॉरी यहाँ पे जो है ना, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल जो है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल जो है वो हो जाएगा 1986 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1986 में हो जाएगा। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया था? तो 1986 में शुरू किया था। इनमें से किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? तो जो कोसी परियोजना है उसका मेन था नियंत्रण क्या? बाढ़ नियंत्रण। कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बाढ़ नियंत्रण था। कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बाढ़ नियंत्रण। आगे है, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान में कौन है? इंदिरा गांधी है। कौन है? राजस्थान में इंदिरा गांधी है। राजस्थान में कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी हो जाएगा। राजस्थान में हो जाएगा इंदिरा गांधी। आगे है, उड़ीसा के महानदी का विकास परियोजना कौन सी है? अब जानते हैं उड़ीसा में कौन है? हीराकुड है। उड़ीसा में कौन है? हीराकुड है। तो उड़ीसा का हो जाएगा आपको हीराकुड। आगे, आज़ाद भारत की सर्वप्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आज़ाद भारत की सर्वप्रथम नदी घाटी जो परियोजना है वो हो जाएगा आपको क्या? दामोदर नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। आगे है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस काम के लिए होता है? जल का सबसे अधिक उपयोग जो है वो किस काम के लिए होता है? तो कृषि एवं सिंचाई के लिए होता है। किसके लिए होता है? कृषि एवं सिंचाई के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना परसेंट है? तो 2.5% होगा। देखिए कहाँ पे ऑप्शन है, ये रहा 2.5%। क्या है ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 2.5%। कितना है? 2.5%। पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना परसेंट है? 2.5% है। आइए आगे चलते हैं। पेज नंबर 3 है, भारत में 2005 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों पर वनों का विस्तार था? भारत में 2005 में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्रों पर वनों का विस्तार था? तो 19.27% हो जाएगा सही आंसर। आगे लिखा हुआ है, बिहार में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्रों पर वनों का विस्तार है? तो जानते हैं बिहार में 7.1% पे है। आगे है, वर्तमान में बिहार में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्रों पर वनों का फैलाव है? वर्तमान में कितने में है? वर्तमान में कितने में है? तो आप बताइए। वर्तमान में हो जाएगा आपको कितने परसेंट पे है? 15% पे वनों का विस्तार हो गया है। वर्तमान में 15% पे है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में जो है वन का सबसे ज़्यादा विस्तार है। आगे, किस राज्य में वन घनत्व सर्वाधिक है? किस राज्य में वन का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है?
वन का जो घनत्व है वो सबसे बेसी कहाँ है, तो वो आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। वन का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो वनों को 3 भागों में बांटा गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो संविधान की धारा जो 21 है वह वन एवं वन प्राकृतिक, क्या लिखा है, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है एफएओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार था, तो 4 अरब हेक्टेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर। अगला सवाल है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो 1968 जो है 1968 में हुआ था क्या, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। 1968 में क्या हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। टेक्सोल का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। टेक्सोल का उपयोग करते हैं कहाँ पे, कैंसर के इलाज में करते हैं। आगे है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मयूर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मयूर है। चरक का संबंध किससे था, भारत से था। चरक का संबंध किससे है, चरक का संबंध हो जाएगा आपको भारत से। किससे हो जाएगा, भारत से हो जाएगा। इनमें कौन सा जैव है और केवल, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो केवल भारत में पाए जाने वाला जीव कौन है, डॉल्फिन है। केवल भारत में पाया जाने वाला जीव कौन है, डॉल्फिन है। क्योंकि आपको पता होगा कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बन रहा है, यानी केवल डॉल्फिन जो है भारत में ही पाए जाते हैं। आगे है, मैनग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है, मैनग्रोव का सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो कहाँ है, तो वो हो जाएगा आपको सुंदरबन के डेल्टा में। कहाँ हो जाएगा, सुंदरबन के डेल्टा में, यानी पश्चिम बंगाल में। आगे लिखा हुआ है, भारत में 2001 में कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों पर वनों का फैलाव था, तो 2001 में कितने पर था, तो 2001 में आपको हो जाएगा, 2001 में हो जाएगा आपको 19.27% पर। आपने अभी अभी पढ़ा था, तो 2001 में हो जाएगा आपको 19.27% हो जाएगा। किस पेड़ की छाल से कॉर्क बनाया जाता है, किस पेड़ की छाल से कॉर्क बनाया जाता है, तो 16 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ओक हो जाएगा। किस पेड़ की छाल से कॉर्क बनाते हैं, तो ओक हो जाएगा। चंदन के वन निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं, तो चंदन के वन पाए जाते हैं कर्नाटक के अंदर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, सॉरी, राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ हो जाएगा। आगे है, देश में जैव आरक्षण क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है। देश में जो जैव है ना, जैव अभी के दौर में जो है देश में जैव आरक्षण क्षेत्र जो है उसकी संख्या 18 है। देश में जैव आरक्षण क्षेत्रों की संख्या कितना है, 18 है। किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है, किस पेड़ की लकड़ी बहुत ज़्यादा कड़ी होती है, किस पेड़ की लकड़ी जो है बहुत ज़्यादा कड़ी होगी, तो ये हो जाएगा आपको सागवान। क्या हो जाएगा, सागवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सागवान। सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो सदाबहार वन जो है, सदाबहार जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, सदाबहार जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो सदाबहार वन जो है उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं। सदाबहार वन उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, इनमें से कौन है जो लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा आपको क्या, मैंगनीज। मैंगनीज का परमाणु क्रमांक कितना है, 25 है। मैंगनीज का परमाणु क्रमांक कितना है, 25 है। और इसके उत्पादन में उड़ीसा जो है वो प्रथम स्थान पे बिहार में, और भारत का स्थान तीसरा है। आगे, किस उद्योगों को उद्योगों की जननी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस खनिज को उद्योग की जननी बोलते हैं, वो हो जाएगा आपको लोहा। किधर गया, लोहा। लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन है जो अधात्विक है, तो तीसरा का हो जाएगा आपको क्या, जो अभ्रक है ना, अभ्रक, वो अधात्विक खनिज है। अभ्रक क्या है, अधात्विक खनिज है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो हेमाटाइट क्या है, हेमाटाइट जो है वो लौह अयस्क का प्रकार है। बाकी सब तो कोयला के प्रकार हैं। इनमें से कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा लोहे का हो जाएगा कर्नाटक। सबसे बड़ा लोहे का क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा।
तो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य हो जाएगा आपको कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। आगे है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। मैग्नीज के उत्पादन में क्या हो जाएगा? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में क्या है? तीसरा स्थान है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है। एक टिन के लिए एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम का। एक टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता पड़ेगी। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है वो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा जो है वो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का स्थान केमा है? तीसरा है। भारत का स्थान केमा है? भारत का स्थान हो जाएगा इसमें तीसरा। भारत का स्थान कितना है? तीसरा है। आगे है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि एल्युमिनियम का कौन है? बॉक्साइट है, उसका अयस्क एल्युमिनियम का बॉक्साइट है। अगला है देश में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन है। देश में तांबा का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन है। देश में तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। अब है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना? तो बिहार झारखंड में जो है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपको 80%। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक होता है? तो 80% हो जाएगा। आगे है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? तो चूना पत्थर है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है? चूना पत्थर है। पाइराइट किस प्रकार का है? तो पाइराइट हो जाएगा आपको क्या? पाइराइट हो जाएगा अधात्विक खनिज हो जाएगा। पाइराइट हो जाएगा अधात्विक खनिज। आइए अगला देखते हैं। झारखंड राज्य का कोडरमा जो है झारखंड राज्य का कोडरमा क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है? तो झारखंड का जो कोडरमा है ना, झारखंड का कोडरमा जो है वो अभ्रक के लिए फेमस है। किसके लिए? अभ्रक के लिए है। कोलार की खान किस खनिज के लिए है? तो कोलार और हट्टी दोनों जो है वो किसके लिए है? सोने की खान के लिए है। कोलार और हट्टी जो है वो सोने की खान के लिए है। कोलार और हट्टी किसके लिए है? कोलार और हट्टी जो है वो सोने की खान के लिए है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार दिखा हुआ है? तो खनिज तेल का विशाल भंडार कहाँ पे है? असम के अंदर है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर में। कहाँ पे होगा? तारापुर में हो जाएगा। कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा अनवीकरणीय। प्राथमिक ऊर्जा, सवाल नंबर 4 देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वो प्राथमिक ऊर्जा है, लेकिन विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। आगे है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक जो स्रोत है वो हो जाएगा आपको सौर ऊर्जा। कौन हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ है 20 करोड़ वर्ष पहले। कितना हो जाएगा? 20 करोड़ वर्ष पहले हो जाएगा। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? कोयला सबसे बेसी होता है पश्चिम बंगाल में। कोयला सबसे बेसी कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। कोयला सबसे बेसी कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में। सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट है, सबसे अच्छा कोयला होता है। आगे लिखा हुआ है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखाना हेतु। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई जो है वो क्या है? देखिए मुंबई हाई जो है वो खनिज तेल हेतु है, तेल शोधक कारखाना नहीं होगा, क्योंकि मुंबई हाई तो पानी के अंदर है। तो मुंबई हाई जो है वो हो जाएगा आपको खनिज तेल हेतु। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु हो जाएगा। मुंबई हाई जो है वो हो जाएगा आपको खनिज तेल हेतु। अगला सवाल देखिए, अगला है भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ लगा था? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वो असम वाला डिगबोई में लगा था। कहाँ लगा था? असम के डिगबोई में लगा था। कहाँ लगा था? असम के डिगबोई में लगा था। कहाँ लगा था? असम के डिगबोई में। अगला दिया हुआ है प्राकृतिक, आगे लिखा हुआ है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ मिलता है? तो आपको बताए थे कि चूना क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस जो है वो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। तो प्राकृतिक गैस जो मिलेगा आपको पेट्रोलियम के साथ, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो
प्राकृतिक गैस जो है वो हमेशा मिलता है किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। भाखड़ा नांगल हो जाएगा सतलज, भाखड़ा नांगल परियोजना हो जाएगा आपको किसके साथ? सतलज पे हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तुंगभद्रा। कौन हो जाएगा? तुंगभद्रा हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना हो जाएगा तुंगभद्रा। आगे इनमें से कौन ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? कौन है जो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा आपको कौन? इसमें हो जाएगा आपको बरौनी। कौन हो जाएगा? बरौनी हो जाएगा। बरौनी जो है वो क्या है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। यूरेनियम का प्रमुख कौन हो जाएगा? जादूगोरा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन हो जाएगा? जादूगोरा हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी हो जाएगा आपको तारापुर। भारत का किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? राजस्थान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अगला है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो खंभात की खाड़ी में। कहाँ हो जाएगा? खंभात की खाड़ी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खंभात की खाड़ी में। आगे है नवेली कोयला क्षेत्र जो है, नवेली कोयला क्षेत्र जो है वो किस किस्म का कोयला मिलता है? नवेली कोयला क्षेत्र में किस किस्म का कोयला मिलता है? तो वो हो जाएगा आपको कौन? लिग्नाइट हो जाएगा। नवेली कोयला जो क्षेत्र है उसमें क्या मिलता है? लिग्नाइट मिलता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन पवन ऊर्जा से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपको कौन? पवन ऊर्जा है ना। निम्नलिखित में से कौन है जो पवन ऊर्जा से संबंधित है? तो वो है आपको लांबा। लांबा क्या है? लांबा हो जो है वो है पवन ऊर्जा से संबंधित। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? पेट्रोलियम जो है वो किन चट्टानों में मिलता है? तो पेट्रोलियम जो है वो परतदार चट्टानों में मिलता है। पेट्रोलियम जो है वो परतदार चट्टानों में मिलता है। कहाँ मिलता है? परतदार चट्टानों में। कहाँ मिलता है? परतदार चट्टानों में। आगे लिखा हुआ है काला हीरा किसे कहा जाता है? काला हीरा किसे कहा जाता है? कोयला को। कोयला को बोलते हैं काला हीरा। कोयला को क्या बोलते हैं? काला हीरा बोलते हैं। आगे है भारत में बिजली की सर्वाधिक खपत किस कार्य क्षेत्र में है? तो भारत में बिजली की जो सर्वाधिक खपत है वो कहाँ पे है? तो वो है आपको उद्योग में। कहाँ पे है? उद्योग में है। बिजली की सर्वाधिक खपत उद्योग में है। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल है इनमें कौन रबी की फसल है? तो रबी की फसल क्या है? चना जो है वो रबी की फसल है। चना क्या है? रबी की फसल है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा जो है वो किसको बोलते हैं? तो सुनहरा रेशा बोलते हैं जूट को। किसको बोलते हैं? जूट को बोलते हैं सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा बोला जाता है जूट को। कौन फसल उजला सोना कहा जाता है? तो उजला सोना बोलते हैं कपास को। उजला सोना किसको बोलते हैं? कपास को बोलते हैं। उजला सोना बोला जाता है कपास को। दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना जो है कब शुरू किया गया था? ऑपरेशन फ्लड 2 जो है, ऑपरेशन फ्लड 2 नामक जो योजना है वो आपको 1981 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड 2 जो है ये योजना 1981 में शुरू किया गया था। कौन सा फसल के उत्पादन के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? कौन सा फसल के उत्पादन के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? तो वो हो जाएगा आपको कहवा के लिए। कहवा के उत्पादन के लिए ढालू भूमि क्या है? आवश्यक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो डेयरी विकास से। किससे है? डेयरी विकास से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है डेयरी विकास से। आगे है भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? भारत में ज्वार की सबसे ज़्यादा खेती जो है वो कहाँ होती है? तो वो हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। भारत में ज्वार की खेती जो है कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। इनमें कौन सा राज्य गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? कौन सा राज्य गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो वो हो जाएगा आपको कौन? आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश तो है। यहाँ पे सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो वो हो जाएगा आपको तमिलनाडु। कौन हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। इनमें कौन सा राज्य भारत का जूट का उत्पादन का प्रमुख है? आप जानते हैं जूट का जो उत्पादन है वो सबसे बेसी कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। जूट उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। आगे है हार्वेस्टर का प्रयोग किस काम में किया जाता है? हार्वेस्टर का जो प्रयोग है वो किस काम के लिए किया जाता है? तो कृषि काम के लिए। हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं कृषि काम के लिए।
एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलों को उगाकर उत्पादन में वृद्धि करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए? क्या कहलाता है? एक ही कृषि में लिखा हुआ है, एक ही कृषि जो है, एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि में एक से अधिक फसलों को उगाकर उत्पादन में वृद्धि करना क्या कहलाता है? तो वो हो जाएगा आपको क्या, उसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा 11 का आपको हो जाएगा क्या, शस्य गहनता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शस्य गहनता। 11 का बी हो जाएगा, शस्य गहनता हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाले कृषि को क्या कहते हैं? 75 सेंटीमीटर से कम 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाले कृषि को बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं शुष्क भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुष्क भूमि बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? शुष्क भूमि, सॉरी शुष्क भूमि होता है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले को बोलते हैं शुष्क भूमि। 75 सेंटीमीटर से कम वाले को बोलते हैं शुष्क भूमि बोलते हैं। और आगे है 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाले को क्या बोलते हैं? वो जाएगा आपको आर्द्र भूमि। क्या बोलेंगे उसको बोल देंगे हम लोग आर्द्र भूमि। यानी 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले को बोलेंगे आर्द्र भूमि। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है? आप जानते हैं चावल को बोलते हैं खरीफ फसल। क्या बोलते हैं? चावल को बोलते हैं खरीफ फसल। चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? जलोढ़ मिट्टी। चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? जलोढ़ मिट्टी चाहिए। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो गेहूं के उत्पादन में कौन हो जाएगा? गेहूं के उत्पादन में हो जाएगा आपको यूपी। गेहूं के उत्पादन में क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा प्रथम स्थान पे। आगे है रोपण कृषि का उदाहरण है। रोपण कृषि का उदाहरण कौन है? तो रोपण कृषि है चाय। रोपण कृषि क्या है? चाय है। अरेबिका और रोबस्टा क्या है? कॉफ़ी है। सॉरी यहाँ पे क्या है? अरेबिका और रोबस्टा का संबंध किस फसल से है? तो अरेबिका और जो रोबस्टा है वो क्या है? कहवा से है, यानी कॉफ़ी है वो। अरेबिका और रोबस्टा का संबंध कहवा से है। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा था? तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो गेहूं पर पड़ा था। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा था? गेहूं पर पड़ा था। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पारादीप कहाँ है? पारादीप पतन किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चा माल देता है? तो बॉक्साइट हो जाएगा आपको एल्युमिनियम के लिए। नेपानगर किसके लिए फेमस है? नेपानगर जो है नेपानगर किस उद्योग के लिए है? तो नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए है। नेपानगर क्या है? अखबारी कागज के लिए है। नेपानगर जो है वो किसके लिए है? अखबारी कागज के लिए है। नेपानगर किसके लिए है? तो नेपानगर जो है वो हो जाएगा आपको अखबारी कागज के लिए। टिस्को का स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था। आगे है बिहार के किस स्थान पर इंडियन ऑयल रिफाइनरी अवस्थित है? इंडियन ऑयल रिफाइनरी जो है वो कहाँ पे है? तो इंडियन ऑयल जो है वो बरौनी के अंदर है। निम्नलिखित में कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट अवस्थित है? कौन सा इस्पात केंद्र है जो समुद्र के निकट है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपको भद्रावती। कौन हो जाएगा? भद्रावती हो जाएगा। इनमें कौन लघु उद्योग का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा इसमें? लघु उद्योग कौन सा दिख रहा है आपको? इसमें हो जाएगा लघु उद्योग का उदाहरण कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या? आभूषण उद्योग। आभूषण उद्योग जो है वो लघु उद्योग है। आगे है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कौन सा उद्योग है? सार्वजनिक क्षेत्र में कौन हो जाएगा दोस्त? बोकारो हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में हो जाएगा बोकारो। आगे लिखा है सलेम किस राज्य में अवस्थित है? सलेम जो है वो किस राज्य में है? तो सलेम हो जाएगा आपको किस में? तमिलनाडु में हो जाएगा। सलेम हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ अवस्थित रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे बड़ा है? तो रेलवे कहाँ पे था भाई? जमालपुर में था। रेलवे क्या है? 22 का क्या होगा सही आंसर? 22 का हो जाएगा आपको, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेलवे वर्कशॉप, मतलब जाम हो गया पूरा, तो रेलवे वर्कशॉप हो जाएगा आपको जमालपुर में। आगे है पश्मीना ऊन जो है, पश्मीना ऊन कहाँ से मिलता है? भेड़ से मिलता है। पश्मीना ऊन मिलता है भेड़ से। कहाँ से मिलता है? भेड़ से मिलता है। आगे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई जो है वो कितना था बताइए फटाफट?
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई जो है वो कितनी थी, तो 3.88 लाख किलोमीटर था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, 3.88 लाख किलोमीटर था। पक्की सड़कों के मामला में कौन हो जाएगा, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है, तो वो हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे लिखा है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन किया गया, 2005 में। इंडियन एयरलाइंस को इंडियन कब किया गया, 2005 में। आगे है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो गठन है वो 1988 में किया गया है। इन्नौर बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में है। इन्नौर बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है। आगे भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब शुरू की गई। भारत में टेलीफोन की जो सेवाएं हैं वो कब शुरू हुई, तो वो हो गया आपको 1881 ईस्वी में। भारत में टेलीफोन की सेवाएं 1881 में है। दिल्ली से कलकत्ता तक का राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, दिल्ली से कलकत्ता जो है कौन हो जाएगा, वो दिल्ली से कलकत्ता हो जाएगा आपको NH2 हो जाएगा। DPDK तो दिल्ली से कलकत्ता हो जाएगा आपको NH2। आगे है निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो देखिए LPG तो है, क्या है, निजीकरण भी है, ये नहीं, डी नहीं होगा इसका आंसर। राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण तो है, राष्ट्रीयकरण नहीं था। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है, वर्तमान में जो रेल मंडल है कितनी है वो, तो देखिए यहाँ पे भी आंसर इसका गलती दिया हुआ है। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या जो है, देखिए अभी दोस्तों 18 हो गया ये, लेकिन आंसर दिया है बुक में 16, क्योंकि 2 नए जोन बन गए, टोटल 18 जोन हो गए हैं। आगे है भारत का कौन सा सड़क ग्रांड ट्रंक रोड NH1-2 पर अवस्थित नहीं है, तो ग्रांड ट्रंक रोड NH2 पर अवस्थित नहीं है। कौन सा सड़क है, भारत का कौन सा सड़क ग्रांड ट्रंक रोड पर अवस्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ जो है वो ग्रांड ट्रंक रोड पे अवस्थित नहीं है। भारत का सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चला था। आप जानते हैं कि भारत में पहली बार जो रेल है वो बम्बई से थाने के बीच चला था। कहाँ चला था, बम्बई से थाने के बीच चला था। कितना किलोमीटर में, 34 किलोमीटर में चला था, 34 किलोमीटर में चला था। आगे है भारत में कुल कितने डाक, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो भारत को टोटल जो है 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। नागपुर, नागपुर में क्या हो जाएगा, नागपुर में 5 हो जाएगा। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो कहाँ है, तो वो हो जाएगा आपको इलाहाबाद से हल्दिया में है। कहाँ, इलाहाबाद से हल्दिया में है, और सबसे बड़का है ये। क्या है ये सबसे बड़ा भी है। ये क्या है, सबसे बड़ा भी है। आगे 15, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 जो है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH7 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 परिवर्तित होकर कौन सा राजमार्ग कहलाता है, तो अब वो चेंज होकर आ गया NH44। क्या बन गया वो, NH44 बन गया है, और ये अभी भारत की सबसे लंबी NH है। आगे है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित कौन है, स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई है, तो दिल्ली हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुआ, 1853 में डलहौजी के समय में हुआ। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, तो हाजीपुर में है। कहाँ पे है, हाजीपुर के अंदर है। आगे लिखा हुआ है संसार की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, तो संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है वो लेह से पामीर वाले हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, शिमला से लेह होगा, सॉरी। संसार की सबसे ऊंची जो सड़क है वो कौन हो जाएगा, तो शिमला से हो जाएगा लेह। कौन हो जाएगा, शिमला से लेह तक का हो जाएगा। आगे है भारत में सबसे पहले कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, तो वो था आपको बंगाल गजट। कौन था, वो था आपको बंगाल गजट। 1780 में प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था, 1780 में। आगे है भारत में पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर में चली थी, तो भारत में पहली रेलगाड़ी जो है वो चली थी 34 किलोमीटर में। कितना में, 1853 ईस्वी में चली थी।
ये चला था 1853 में चला था, डलहौजी के समय में। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो कांडला बंदरगाह जो है कहाँ है? गुजरात में है। कांडला जो कि क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है। क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है ये क्या है? कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। कहाँ पे है? गुजरात में है। भारत में रेडियो का नाम आकाशवाणी कब किया गया? भारत में रेडियो का जो नाम है वो आकाशवाणी कब किया गया? तो भारत में जो रेडियो का नाम है वो आकाशवाणी किया गया 1957 ईस्वी में। भारत में रेडियो का नाम जो है वो आकाशवाणी कब किया गया? 1957 में किया गया। भारत में रेडियो का जो नाम है वो आकाशवाणी कब किया गया? 1957 में किया गया। कांवड़ झील कहाँ है? कांवड़ झील जो है वो बेगूसराय में है। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है। क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है। कोसी नदी घाटी परियोजना का निर्माण हुआ था 1954-55 में। क्या हो जाएगा? 55 में। कोसी नदी घाटी परियोजना कब शुरू हुआ? 1955 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1955 में शुरू हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना कब शुरू हुआ? 1955 में शुरू हुआ। गुजरात परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? गुजरात परियोजना का निर्माण जो है गुजरात का हो गया वाल्मीकि। गुजरात परियोजना का निर्माण, ये कौन सवाल है जी? गुजरात परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा आपको वाल्मीकि नगर पे। कहाँ हो जाएगा? वाल्मीकि नगर। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इनमें से कौन है जो गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? हो जाएगा आपको क्या? इसका आंसर दे दिया ये पश्चिमी चंपारण। इसका आंसर दिया है ये पश्चिमी चंपारण। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इसका आंसर दिया गया है पश्चिमी चंपारण। दोस्तों इस सवाल में तो हमें डॉट लग रहा है। यहाँ वो आंसर दिया है वैसे पश्चिमी चंपारण। चलिए आगे चलते हैं। राज्य की कितनी % आबादी कृषि पर लगी हुई है? तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार की 80% आबादी जो है वो कृषि पर लगी हुई है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है वो रोहतास जिले में होती है। आगे है बरनार जलाशय परियोजना किस जिला में है? बरनार जलाशय परियोजना जो है वो किस जिला में है? तो वो है आपको जमुई में। कहाँ पे है? जमुई में है। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्रों में वनों का विस्तार है? वो हो जाएगा आपको 63-74 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 63-74 किलोमीटर में हो जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। आगे लिखा हुआ है कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? कोसी परियोजना में जो है कहाँ पे बराज बना है? हनुमान नगर में। कहाँ बना है? हनुमान नगर में। बिहार में कुल कितने जिलों हैं? 38 जिले हैं। बिहार में सबसे न्यून वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? बिहार में सबसे कम वर्षा होता है बक्सर के अंदर। पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? पटना से लखीसराय वाले को बोलते हैं जल्ला। पटना से लखीसराय वाले को बोलते हैं जन्ना। बिहार में बृहद पैमाने पर कौन सा वन होता है? बिहार में बड़े पैमाने पर कौन सा वन है? तो बिहार में बड़े पैमाने पर जो है वो क्या है? पतझड़ वन है। बिहार में प्रत्येक वर्ष औसत वर्षा कितना होता है? तो प्रत्येक वर्ष औसत वर्षा जो है वो 120 होता है। कितना होता है? 120 होता है। आगे देखिए अगला सवाल है बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो बिहार के किस शहर में कांच हो जाएगा? हाजीपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हाजीपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा जी? हाजीपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हाजीपुर में हो जाएगा। सिगरेट कारखाना कहाँ है? सिगरेट कारखाना कहाँ है? मुंगेर में हो जाएगा। रेल वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर में हो जाएगा। खाद कारखाना कहाँ है? खाद कारखाना जो है बरौनी में है। खाद कारखाना कहाँ है? बरौनी के अंदर है। आगे लिखा हुआ है कि किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो दाऊद नगर में। कहाँ हो जाएगा? दाऊद नगर। अशोक पेपर मिल कहाँ है? समस्तीपुर में है। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग थी। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ग्रांड ट्रंक रोड में कौन है? 2 हो जाएगा। ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? 2।
ग्रांड ट्रंक रोड का 2 है। बिहार में रेल परिवहन कब शुरू हुआ? 1860 में शुरू हुआ। आगे पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर है। आगे बिहार की सीमा में रेल की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 है। कितना है? 6283। बिहार की सीमा में कुल रेल मार्ग की लंबाई 6283 है। आइए, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर के अंदर है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर के अंदर है। कहाँ पे है? राजगीर में है। मंदार हिल कहाँ है? मंदार हिल कहाँ है? मंदार हिल जो है वो बांका के अंदर है। कहाँ पे है? बांका में है। मंदार हिल कहाँ है? बांका के अंदर है। राष्ट्रीय पोत संस्थान कहाँ है? महेंद्रू घाट पर है। राष्ट्रीय पोत संस्थान कहाँ है? महेंद्रू घाट पे है। आगे, बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में है। बंदूक बनाने की कारखाना कहाँ है? तो बंदूक बनाने की कारखाना भी कहाँ पे है? मुंगेर में है। मोकामा के पास राजेंद्र सेतु निर्माण जो उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जोड़ती है, कब स्थापित किया गया था? मोकामा के पास राजेंद्र सेतु निर्माण जो उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जोड़ती है, कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1959 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1959 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1959 में। मोकामा के पास राजेंद्र सेतु निर्माण जो उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जोड़ती है, कब स्थापित किया गया था? 1959 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1959 में। आइए अगला देखते हैं, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ पे है? बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको क्या? गंगा के द्रोणी में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गंगा के द्रोणी में। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में। पायराइट क्या है? अधात्विक खनिज है। बिहार में सोना, बिहार में सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना कितना प्राप्त होता है? 0.1 ग्राम से 0.6 ग्राम। बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना कितना प्राप्त होता है? तो 0.1 ग्राम से 0.6 ग्राम। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव हो जाएगा भागलपुर में। कहाँ हो जाएगा? भागलपुर में। कांटी कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। कांटी कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में है। बिहार में बीएचपीसी द्वारा कितना है? 10 है। बिहार में बीएचपीसी द्वारा कितना है? 10 है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी के अंदर है। आगे लिखा हुआ है एनटीपीसी। एनटीपीसी का नया उपकरण कहाँ अवस्थित है? एनटीपीसी का नया जो उपकरण है वो कहाँ अवस्थित है? एनटीपीसी का जो नया है वो कहाँ है? बाढ़ के अंदर है। कहाँ पे है? बाढ़। एनटीपीसी का जो नया है वो कहाँ पे है? एनटीपीसी का नया उपकरण कहाँ अवस्थित है? बाढ़ में। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2001 में हो जाएगा आपको 8 करोड़ से अधिक। कितना था? 8 करोड़ से अधिक। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या कितने परसेंट वृद्धि हुई? तो 28.63% हो गया। कितना हो गया? 28.63% हो गया। बिहार में ग्रामीण आबादी कितना है? 89.5%। बिहार में ग्रामीण आबादी कितना है? 89.5%। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में नगरीय आबादी कितना है? तो 10.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10.5% हो जाएगा। आगे है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 2001 में तो हो जाएगा आपको 2001 में हो जाएगा आपको कितना? 772 था। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो घनत्व है वो प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? तो वो हो जाएगा आपको कितना? ये देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? तो वो हो जाएगा आपको कितना? 880। सही बात है ये 880 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 880। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? 880 था। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला जो है वो पटना है। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। कहाँ पे हुआ था? मध्य युग में हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। आगे लिखा हुआ है अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन सा था? तो टाटा नगर था। कौन सा था? टाटा नगर। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना है? 10.5%। कितना है? 10.5% है।
आगे देखिए अगला सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला नगर कौन है? पटना है। अगला है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? निम्नलिखित में से कौन है जो औद्योगिक नगर है? निम्नलिखित में से कौन है जो क्या है, वो औद्योगिक नगर है? निम्नलिखित में से कौन है जो औद्योगिक नगर है? तो देखिए क्या हो जाएगा 11 का आंसर, 11 का हो जाएगा आपको, निम्नलिखित में से कौन है जो औद्योगिक नगर है? तो वो हो जाएगा आपको बरौनी। बरौनी क्या है? औद्योगिक नगर है। बरौनी जो है वो क्या है? औद्योगिक नगर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या जो घनत्व है 2011 के हिसाब से, देखिए 2011 के हिसाब से बिहार का जनसंख्या जो घनत्व है, 2011 के हिसाब से जो बिहार का जनसंख्या घनत्व है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। आगे लिखा है, हिजड़ों के लिए थर्ड जेंडर के रूप में संवैधानिक प्रावधान किस वर्ष किया गया? लिखा है, हिजड़ों के लिए थर्ड जेंडर के रूप में, हिजड़ों के लिए थर्ड जेंडर के रूप में संवैधानिक प्रावधान जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था आपको कब? 2015 में। कब किया गया था? 2015 में किया गया था। 2015 में। कब हो जाएगा इसका? 2015 हो जाएगा। आइए अब समझते हैं मानचित्र को। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था? लेहमान ने किया था। कौन किया था? लेहमान ने किया था। पर्वतीय छायाकरण विधि में, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो क्या है? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। छोटे महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो वो बोलते हैं आपको क्या? उसको बोलते हैं हैस्यूर विधि। क्या बोलते हैं उसको? हैस्यूर विधि बोलते हैं। आगे है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानिक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानिक ऊंचाई। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग जो है, मानचित्र में होता है नीला रंग, जल के लिए क्या होता है? जल के लिए होता है। आगे लिखा हुआ है, पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। ढाल को पर्वतीय छायाकरण में, पर्वतीय छायाकरण में ढाल को, पर्वतीय छायाकरण में ढाल को प्रदर्शित किया जाता है समतल रेखाओं से। पर्वतीय छायाकरण में, पर्वतीय छायाकरण में ढाल को, पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है समतल रेखाओं से। आगे हैसूर विधि का, हैसूर विधि में जो है किस रंग का, क्या लिखा है? हैसूर विधि में ढालू हिस्सा किस रंग का दिखाई देता है? तो जो हैसूर विधि होता है उसमें जो ढालू हिस्सा है, देखिए दोस्तों ये आंसर तो गलत लग रहा है। हैस्यूर विधि में ढालू हिस्सा जो है किस रंग का दिखाई देता है? तो ढालू हिस्सा नीला नहीं, ढालू हिस्सा नीला तो नहीं होगा। इसका आंसर आप लोग हमको बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। आगे है, हैस्यूर विधि का विकास करने वाले लेहमान किस देश के निवासी थे? तो लेहमान कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। लेहमान कहाँ के थे? लेहमान जो है वो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। हैस्यूर विधि का विकास करने वाले जो लेहमान थे वो कहाँ से थे? तो वो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। आगे लिखा हुआ है, अस्तर रंजन विधि में ऊंची जमीन को किस रंग से दिखाई देता है? तो ऊंची भूमि जो है, ऊंची भूमि उसको हम लोग लाल रंग से देखते हैं। ऊंची भूमि को देखते हैं लाल रंग से। अस्तर रंजन में, अस्तर रंजन विधि में ऊंची जमीन को किस रंग से दिखाई देते हैं? तो वो हो जाएगा आपको किससे? लाल से। समुच्च रेखा, समुच्च रेखा विधि का प्रतिपादन सबसे पहले एक डच अभियंता एन क्रुकिन्स ने किस वर्ष किया था? तो ये जो आपको आंसर हो जाएगा कि समुच्च रेखा विधि का प्रतिपादन सबसे पहले एक डच अभियंता एन क्रुकिन्स ने किस वर्ष किया था? तो 1700, क्या हो जाएगा ये? 1740 में किया था। कब किया था? 1740 में। अगला है, एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक खींची गई समुच्च रेखाएं क्या प्रदर्शित करती है? एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक खींची गई समुच्च रेखाएं क्या प्रदर्शित करती है?
तो समतल क्या करती है, समतल दिखाती है, समतल दिखाती है, समतल क्या हो जाएगा, समतल दिखाती है, समतल। कहता है एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक खींची गई समुच्च रेखाएं क्या प्रदर्शित करती है, तो ये हो जाएगा आपको क्या, ये हो जाएगा आपको समतल ढाल मैदान। क्या हो जाएगा, समतल ढाल मैदान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समतल ढाल मैदान। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों। तो ये रहा पूरा वीडियो, आराम से इसको रिवाइज कीजिए, पूरे मस्ती में आप लोग तैयारी कीजिए। जय हिंद।